आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई और बचपन से ही गुस्से वाली थी और किसी की बातों को ये बर्दाश्त नहीं करती और उससे लड़ पड़ती और उसके मुँह पर ही जवाब दे देती थी। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो बचपन से ही इसके जो तेवर थे वो बागियों वाले तेवर थे और ये कैसे चंबल पहुँची और डाकुओं की सरदार बनी और चंबल से होते हुए ये सांसद भवन पहुँची और सांसद का ये चुनाव लड़ा और सांसद भी जीत गई। ये वो महिला है जिसके ज़िंदगी के साथ काफ़ी खिलवाड़ हुआ और काफ़ी इसके नोचे और खसोटे गए और इसको शोषण किया गया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है यूपी के जालौन जिला से। जालौन जिला में एक गाँव पड़ता है घूरा का पुरवा गाँव और इसी घूरा का पुरवा गाँव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है और उस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम देवी दीन है और ये बहुत ही गरीब परिवार है और देवी दीन एक मल्लाह हैं और छोटी जाति से हैं। इनके परिवार में एक रोज एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है फूलन देवी और उस दिन तारीख था 10 अगस्त 1963 का। जो फूलन देवी थी वो बचपन से ही झगड़ालू थी और किसी से भी लड़ पड़ती और झगड़ पड़ती और किसी के भी वो बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी। इसके जो तेवर थे वो बचपन से ही बागियों वाले तेवर थे और ये एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। जो पिता थे वो नाव चलाते और नाव चलाकर ही घर परिवार का खर्चा चलता था। इनके पास कुछ जमीन के टुकड़े भी थे और उनमें ये फसल उगाते और शहर जाते और बेचकर जो उनसे पैसे बनते और जो पैसे मिलते उनसे ये घर का खर्चा चला रहे थे। जब फूलन देवी 10 साल की होती है तभी इसके माता-पिता घर में रो रहे होते हैं और जब ये अपने माता-पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर क्या बात है और आप लोग क्यों रो रहे हैं? तो इसके माता-पिता बताते हैं कि जो फूलन देवी की चाचा हैं, वो उनके ज़मीन को हड़प लिए हैं बेईमानी से और दे नहीं रहे हैं और वो खुद उस पर खेती कर रहे हैं। जब इसके बारे में फूलन देवी को पता चलता है तो फूलन देवी अपने चाचा के घर जाती हैं और वहां जाकर अपने चाचा और चचेरे भाइयों से खूब लड़ती हैं। जो चचेरा भाई था इनका वो एक ईंट का टुकड़ा उठाता है और फूलन देवी की तरफ मार देता है उस ईंट के टुकड़े से और वो ईंट का टुकड़ा इनके सर पर आकर लगता है और फिर जवाब में इन्होंने भी एक ईंट का टुकड़ा उठाया और वो भी मारी और उसको भी जाकर लगा। फिर ये थाने पहुंचती है और वहां जाकर धरना पर बैठ जाती हैं और अपने चचेरे भाइयों और चाचा लोगों के खिलाफ कहने लगती हैं कि जो उनकी जमीन का टुकड़ा लिया गया वो पुलिस वाले वापस कराएं। लेकिन थी तो एक बच्ची ही, मात्र 10 साल ही उम्र था और फिर ये वापस अपने घर आती हैं और घर आने के बाद इस चीज को लेकर वो अपने माता पिता से भी झगड़ा करने लगती है और कहती है कि आप लोग डरपोक हैं, आप लोग दब्बू हैं, आप लोग अपना जो हिस्सा है वो आप लोग नहीं मांग रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं और आप लोग नहीं रह रहे हैं। ये आए दिन इस बात को लेकर घर में झगड़ा करने लगती है जिससे माता पिता भी इससे परेशान हो जाते हैं और आए दिन ये गांव में भी किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लेती थी। तो अब गांव वाले भी इससे परेशान रहने लगे थे। जो पिता थे अब सोचते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी तो शायद ये सुधर जाए और जो इसका गुस्सा है वो कम हो जाए। तो फिर अब उसके लिए रिश्ता वो ढूंढना चालू करते हैं और फिर उन्हें एक रिश्ता मिलता है और उससे ये शादी तय हो जाती है। उस समय फूलन देवी की उम्र मात्र 11-12 साल होगी और जिस लड़के से ये शादी तय हुआ था वो लड़का फूलन देवी से 3-4 गुना बड़ा था, यानी कि उस लड़के की उम्र 35-40 साल थी। ये शादी तय होती है और फिर उस लड़के के साथ फूलन देवी की शादी हो जाती है और न चाहते हुए भी फूलन देवी को उसके साथ उसके घर जाना पड़ता है। ये जब घर जाती है उसके अपने ससुराल जब ये जाती है तो वहाँ जाने के बाद जो इसका पति है न चाहते हुए भी इसके साथ रेप करता है, जबरदस्ती करता है और इससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं और इसे परेशान किया जाता है। फूलन देवी अभी 11-12 साल की थी कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी इन सब चीजों की वजह से। घर में मारपीट भी होती उसके साथ, तो नाराज होकर वहां से अपने मायके आ जाती है और अपने माता पिता के पास आ जाती है। जो पिता थे वो फिर से जब इसके बारे में उन्हें पता चलता है कि फूलन देवी वापस यहाँ आ गई है तो फिर वो अपने साथ लेते हैं और लेकर फूलन देवी को उसके ससुराल छोड़ाते हैं। फिर दोबारा जब वहां जाती है तो फिर उसके साथ वही हश्र होता है, पूरा वही काम किया जाता है, मारपीट होती है और घर का सब काम करवाया जाता है। फिर फूलन देवी वहां से वापस अपने मायके आती है और जब इस बार मायके पहुंचती है तो जो उसके पिता थे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर फूलन देवी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। कहते हैं कि फूलन देवी उनके साथ मारपीट कर रही है और अब एक वो अंगूठी भी सोने की चुरा ली है और घर में सब किसी से वो मारपीट कर रही है। फिर पुलिस आती है और फूलन देवी को अपने साथ लेकर जाती है और जेल में बंद कर देती है और फूलन देवी उस जेल में 3 दिन रहती हैं। फूलन देवी 3 दिन रहने के दौरान जिस लड़की की उम्र मात्र अभी 11-12 साल थी उसके साथ उस थाने में जितने पुलिस वाले थे सब रेप करते हैं। फिर 3 दिनों के बाद फूलन देवी को छोड़ दिया जाता है और फूलन देवी फिर अपने पिता के घर आ जाती हैं। जब फूलन देवी अपने पिता के पास आती हैं तो पिता जो थे फूलन देवी के यानी कि देवी दीन फिर फूलन देवी को अपने साथ लेते हैं और उसके ससुराल लेकर जाते हैं
और वहाँ पहुँचाकर वापस आ जाते हैं। इस बार जब फूलन देवी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ जाने के बाद जो उसका पति था वो दूसरी शादी कर चुका था और वो दूसरी महिला के साथ रह रहा था। और जब ये पहुँचती है वहाँ तो ये दोनों मिलकर पति पत्नी फूलन देवी को खूब पीटते हैं और मारते हैं और जितना सारा उसका सामान था सब पैक करते हैं और पैक करने के बाद इसको वापस अपने मायके भेज दिया जाता है। जब यहाँ आती है तो इसके घर वाले भी अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और ससुराल से भी वो भगाई जा चुकी थी, तो अब इनकी दोस्ती धीरे-धीरे डाकुओं से होती है, जो चंबल के रहने वाले डाकू थे, उनसे होती है। जब इनसे दोस्ती होती है डाकुओं से, तो जब ये डाकुओं के साथ ही चंबल चली जाती हैं और ये वहीं रहने लगती हैं। ये पहली ऐसी महिला है जो डाकुओं के पास गई और चंबल में गई और ये वहाँ रहीं। जब डाकुओं के सामने और ये बीच में रहने लगी, तो ये उनके सामने हँसती बोलती, तो डाकुओं भी सोचकर हैरान हो जाते कि हमारे बीच में भी एक महिला अब रह रही है और उनके साथ भी अब एक महिला यहाँ मौजूद है। जो उस समय डाकुओं का सरदार था उसका नाम बाबू गुज्जर था और जो उसके बाद था दूसरे नंबर पर जो था उसका नाम, उस डाकू का नाम था विक्रम मल्लाह। यानी कि जो विक्रम मल्लाह था वो फूलन देवी की ही जाति से था और वो भी मल्लाह थी और विक्रम मल्लाह भी मल्लाह जाति से था। यानी कि ये दोनों छोटी जाति से थे। लेकिन जो बाबू गुज्जर था वो फूलन देवी को लेकर शब्द करना रखने लगा था और एक रोज उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और रेप करने की कोशिश की। इसके बारे में जब विक्रम मल्लाह को पता चला तो विक्रम मल्लाह को बहुत गुस्सा आया और फिर जो उस समय एक गुट का जो पूरा डाकू थे उसमें दो गुट बन गए और एक तरफ बड़े जाति के गुट हो गए और दूसरे तरफ छोटे जाति के गुट हो गए। यानी कि दूसरे तरफ जो थे वो टोटल मल्लाह थे और जो एक और दूसरे तरफ थे वो पूरे गुज्जर और ठाकुर जाति से थे। अब इन दोनों में इस बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प होती है और इस झड़प में जो बाबू गुज्जर था उसको गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके मौत के बाद अब जो सरदार बनता है वो सरदार था विक्रम मल्लाह। यानी कि जो अब चंबल में डाकू थे अब उनके सरदार अब ये बन चुका था छोटे जाति का एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम मल्लाह था। जब ये सरदार बना तो जो फूलन देवी थी अब इससे वो प्यार करने लगी और ये दोनों साथ रहने लगे। फिर ये अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में उसके साथ शेयर करती हैं विक्रम मल्लाह के साथ और वो बताती हैं कि कैसे उसका जो पति है उसके साथ प्रताड़ित किया, उसके साथ मारपीट गया और वो पुलिस स्टेशन गई और वहां पर उनके साथ रेप हुआ। फिर अब ये दोनों तय करते हैं और अपने डाकुओं को लेकर ये आप उस गांव जाते हैं जिस गांव में फूलन देवी की शादी हुई थी और उस घर में जाते हैं जिस घर में फूलन देवी की शादी हुई थी। वहां जाने के बाद ये अपने पति को घसीट कर बाहर निकालती हैं घर से और उसकी खूब पिटाई होती है और चौराहे पर लाया जाता है और चौराहे पर लाने के बाद जो दोनों पति पत्नी थे, जो जिसने फूलन देवी को मारा पीटा था, उनकी खूब पिटाई किया जाता है और पिटाई करने के बाद एक नोटिस जारी करती हैं फूलन देवी और कहती हैं कि आज के बाद से अगर कोई इस गांव में या इस इलाके में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की कम उम्र में शादी करेगा और लड़का ज्यादा उम्र का होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद से लोगों के अंदर एक डर बैठ गया और कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से लोग कतराने लगे और बचने लगे और डरने लगे। फिर फूलन देवी अब चंबल में जाती हैं और ये लोग रहते हैं। तभी जो पहला जो उस गुट का सरदार था, जो डाकुओं का सरदार था, जिसका नाम बाबू गुज्जर था, उसी के दो और साथी थे श्री राम और लाला राम। जब उसकी मौत हुई थी बाबू गुज्जर का तो ये दोनों जेल में थे और जब वो जेल से बाहर आए और इस बारे में उन्हें पता लगा कि जो उनका मुखिया था, जो उनका सरदार था बाबू गुज्जर, उसकी मौत हो गई है और मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि विक्रम मल्लाह है और एक लड़की की वजह से उसने मारा है और उस लड़की का नाम फूलन देवी है। ये बात जब उन सुनते हैं तो वो भी गुस्से से तिलमिला जाते हैं और वो मौके की तलाश में लग जाते हैं इसका इन लोगों से बदला लिया जाए और वो अपना एक दूसरी गुट तैयार करने लगते हैं। यानी कि वो भी अब एक डाकू का टीम तैयार करते हैं और जब टीम तैयार हो जाती है तो वो लोग भी एक रोज चंबल में पहुंचते हैं और चंबल में आने के बाद दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और उस गोलीबारी में जो विक्रम मल्लाह था उसको गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जब विक्रम मल्लाह की मौत हो जाती है तो वो लोग फूलन देवी को उठाते हैं और उठाकर अपने साथ वो अपने गांव लेकर जाते हैं और उनके गांव का नाम बेहमई था और उस गांव में ले जाने के बाद एक रूम में इनको फूलन देवी को बंद कर दिया जाता है और ये वहां पर 21 दिनों तक रहती हैं। ये 21 दिनों तक रहने के दौरान इनके साथ बारी बारी से काफी लोग रेप करते हैं और लगातार फूलन देवी के साथ 21 दिनों तक रेप होता रहता है। इस चीज की खबर किसी को नहीं थी कि फूलन देवी इसी गांव में मौजूद है, बेहमई में है और ये यहीं रह रही है। जो उनके गुट के डाकू थे, जो मल्लाह जाति के डाकू थे, उन्हें यही पता था कि उनकी भी शायद मौत हो गई है और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसी गांव में एक और व्यक्ति था जो मल्लाह जाति का ही था, उसे इस बारे में जब पता लगा कि जो फूलन देवी है वो यहीं पर है, फिर वो जाकर जो फूलन देवी की टीम के लोग थे
उनसे मिलता है और उनसे बातें करता है और फिर वो लोग आते हैं और यहाँ से छुप-छुपा कर उनको फूलन देवी को छुड़ा कर और बचा कर लेकर चले जाते हैं। फिर ये लोग वापस उसी चंबल में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर एक दूसरी डाकुओं का गैंग तैयार किया जाता है, जिस डाकू के गैंग के मुखिया इस बार जो बनती हैं, फूलन देवी थी और वो सरदार बनती हैं डाकुओं की। इस बार जो टीम तैयार की गई थी उसमें केवल मल्लाह जाति के थे और उसमें केवल छोटी जाति के ही डाकू थे। उसके बाद ये इधर-उधर ये लोग किसी को किडनैप करते, फिरौती माँगते, कहीं कोई गाड़ी रोक लिया जाता, उससे लूट-पाट की जाती और धीरे-धीरे इनका समय गुज़र रहा था। लेकिन ये जो महिला थी, जो उस डाकू गैंग की सरदार थी फूलन देवी, इनके साथ जो अत्याचार हुआ था वो भूली नहीं थी। जिस तरह से इनके साथ 21 दिनों तक लगातार रेप किया गया था, वो अभी भी इन्हें याद था। इस घटना के ठीक 7 महीने के बाद वो उसी गाँव पहुँचती हैं जिस गाँव में उन्हें बंधक बनाया गया था और जिस गाँव में उनके साथ रेप किया गया था, बेहमई गाँव में। वहाँ जाती हैं और वहाँ एक शादी का फंक्शन था और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और ये अपने गैंग के साथ गई हुई थी और ये वहाँ पर उन लोगों की तलाशने की कोशिश करती हैं जो लोग इस महिला के साथ यानी कि फूलन देवी के साथ रेप किया था। वो तलाशती हैं लेकिन वो लोग वहाँ नहीं मिलते हैं और उसमें सिर्फ़ 2 लोग मिलते हैं और दोनों लोगों को फूलन देवी पकड़ती हैं और फिर उन दोनों की खूब पिटाई होती है और उनसे पूछा जाता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं? वो लोग नहीं बताते हैं कि बाकी के लोग कहाँ हैं। शायद उन्हें भी पता लग चुका था कि फूलन देवी यहाँ आने वाली हैं और आज कुछ बड़ा होने वाला है। इस वजह से वो लोग उस शादी में शामिल नहीं हुए थे। फिर फूलन देवी ऐलान करती हैं अपने जो सेना लेकर गई थी वहाँ पर डाकुओं की, उनसे कहती हैं कि सबके घरों में घुसो और जिस घर में भी मर्द दिखे उन सबको घसीट कर बाहर लेकर आओ। जो इनके डाकू के गैंग थे उन सारे डाकू घर में घुसते हैं सब घरों में और वहाँ जाकर हर घर से मर्द को खींचकर बाहर निकाला जाता है। तकरीबन 22 लोग बाहर निकले थे और उन्हें एक लाइन से खड़ा किया जाता है और फूलन देवी कहती हैं कि इन सबको गोली मार दो और तुरंत उन पर फायरिंग शुरू होती है और वहीं 22 के 22 लोगों को गोली मार दी जाती है और उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। पहली बार पूरी दुनिया में फूलन देवी का नाम गूंजा था और पूरी दुनिया के लोग फूलन देवी को जाना था। जब ये कांड हुआ तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था और फिर अब जो फूलन देवी थी, इन्हें गिरफ्तारी को लेकर भी बातें उठने लगी थीं और लोग इसके खिलाफ होने लगे थे कि इतना बड़ा कांड हो गया और सरकार और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। फिर इन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी कोशिश किया गया और जगह-जगह गिरफ्तार करने के लिए खंगाला गया, छानबीन की गई लेकिन ये नहीं मिलती बल्कि जो इनके साथी थे, वो मिलते या तो जिंदा मिलते या फिर उन्हें गोली से वहीं मार दिया जाता। लेकिन फूलन देवी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। उस समय केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने पहल किया और फूलन देवी के पास संदेश भिजवाया कि वो सरेंडर कर ले, लेकिन फूलन देवी मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगी। लेकिन बार-बार जब इंदिरा गांधी इस बारे में उनसे ज़िक्र करती हैं और संदेश भिजवाती हैं, तो फूलन देवी कहती है कि वो सरेंडर एक ही शर्त पर करेगी और वो शर्त पूरा होगा तभी सरेंडर करेगी। इंदिरा गांधी वो शर्त पूछती हैं और ये जो फूलन देवी थी, वो अपने कुछ शर्त रखती हैं। फूलन देवी के जो शर्त थे, वो शर्त कुछ ये थे कि जो इनका पहला शर्त था, वो ये था कि वो उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करेंगी और यूपी पुलिस के सामने वो सरेंडर नहीं करेंगी। वो बताती हैं कि उनको सरेंडर एमपी में करना है और एमपी पुलिस के सामने करना है और फिर जो ये अपना शर्त अगले बताती हैं, वो कहती हैं कि जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने करना है और वो बताती हैं अगले शर्त में अपने कि उन्हें अपना हथियार किसी पुलिस वाले या किसी नेता के सामने नहीं रखना है बल्कि महात्मा गांधी की प्रतिमा होगी और सरस्वती माँ की प्रतिमा होगी, उनके सामने वो अपना हथियार रखेंगी। और वो अपना अगला शर्त बताती हैं और कहती हैं कि जितने भी उनके साथी हैं, उनको किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं होगी और किसी को भी 8 साल से ज़्यादा का जेल का सज़ा नहीं होगा। इंदिरा गांधी ये सारी शर्त मान लेती हैं और फिर ऐसे ही होता है और फिर एमपी के भिंड में इनको सरेंडर के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर 300 पुलिस वाले तैनात होते हैं और फिर वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो आते हैं और इनको देखने के लिए वहाँ पर लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोग पहुँच चुके थे और ये वो लोग थे जिनको शायद जो फूलन देवी हैं वो मदद की थी, किसी की बेटी की शादी में पैसे देती, तो कोई परेशान था, गरीबी से परेशान था, तो उसमें उनकी मदद की थी। तकरीबन वहाँ 15,000 लोग मौजूद थे और फिर इनके शर्त अनुसार वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा भी मंगाई गई और सरस्वती माँ की भी प्रतिमा मंगाई गई और उनके सामने इन्होंने अपना हथियार डाला और फिर उनके सामने ही ये अपना सरेंडर दी। सरेंडर के बाद ये तकरीबन 11 सालों तक जेल में रहीं और फिर अब मुलायम सिंह का सरकार आता है उत्तर प्रदेश में और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उस समय था 1994 का, उस समय मुलायम सिंह जितने भी इनके ऊपर केस थे उन सब केस को खत्म कर देते हैं और फूलन देवी को जेल से बाहर कर देते हैं और जेल से बाहर आने के बाद उनको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाता है सांसद का मिर्जापुर से
और वो वहाँ से चुनाव लड़ती हैं 1996 में और पहली बार में ही जीत जाती हैं। तो दोबारा ये चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उस बार ये हार जाती हैं और फिर तीसरी बार ये चुनाव लड़ती हैं और 1999 का टाइम था और तीसरी बार ये चुनाव जीत जाती हैं। ये चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में ही रह रही थी और दिल्ली में एक रोज इनके पास एक व्यक्ति मिलने आता है और उस व्यक्ति का नाम था शेर सिंह राणा और उस दिन तारीख थी 25 जुलाई 2001 का। जो व्यक्ति उनके घर आया हुआ था शेर सिंह राणा, उनके लिए फूलन देवी खुद अपने हाथों से खीर बनाती हैं और उसे खिलाती हैं और जब वो शेर सिंह राणा इनके घर से जाने लगता है तो दरवाजे तक छोड़ने आती हैं। जब वो दरवाजे तक पहुंचती हैं तो शेर सिंह राणा अपने साथ एक पिस्टल लेकर आया था और उस पिस्तौल से फूलन देवी को गोली चला देता है और उसको मार देता है और मौके पर ही फूलन देवी की मौत हो जाती है। जब शेर सिंह राणा गिरफ्तार होता है और इससे जब पूछताछ होती है तो ये बताता है वो मारने की वजह और वो कहता है कि उन 22 लोगों का ये बदला था जो बड़ी जातियों के लोगों को फूलन देवी ने मारा था शादी के समारोह में, और उसे पुलिस जेल में बंद कर देती है और 2014 में इसके खिलाफ फैसला आता है और इसे उम्र कैद की सजा मिलती है और शेर सिंह राणा इस समय जेल में है और वो अपना उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये थी फूलन देवी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।